आज के मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में हम ट्राइबल अपराइजिंग को देखेंगे और हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो मॉडर्न इंडिया की तैयारी मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम मीनिंगफुल प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे कि हम मुख्य परीक्षा के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए प्रीलिम्स की चीज़ें भी कवर करते जाएं। मैंने हमेशा अपनी क्लास में कहा है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी अलग से नहीं की जाती है, कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा के साथ ही प्रीलिम्स परीक्षा को कवर किया जाता है जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छा होता है। तो पहले हम डिसाइड कर लें कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये तथ्य या ये चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जनजातीय आंदोलन अगर मॉडर्न इंडिया में तैयार करेंगे तो ये मुख्य परीक्षा में किस तरीके से तैयार करना है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है इसके जो कारण हैं, इसके जो कॉजेज हैं, हमें वो समझने पड़ेंगे कि इसके क्या कॉजेज हैं, इसके कारण क्या है, जो ट्राइबल अपराइजिंग हुआ है वो क्यों हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज थी, राइट, कौन सी नीतियां थी जिनके कारण ये आंदोलन हुए। ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक सरकार जो थी, शासन जो था, उनकी क्या नीतियां थी, ये चीजें हमें समझनी है जिससे जनजातीय आंदोलन प्रारंभ हुए। हम देखेंगे कि जो ट्राइबल अपराइजिंग है वो 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में जो है क्या फर्क है और कौन कौन से आंदोलन मुख्य हुए हैं, इनमें इनके नेचर में क्या अंतर है, ये समझने का हमें प्रयास करना है। इनके बीच क्या डिफरेंसेस थे। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट वर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द ट्राइबल रिवॉल्ट, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण ट्राइबल जो रिवॉल्ट है उसका पतन हुआ। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन कौन से फेजेस हैं जिन फेजेस में ट्राइबल जनजातीय आंदोलन हुए हैं। तो पहला फेज आप देख सकते हैं 1795 से लेकर 1860 तक है, उसके बाद 1860 से लेकर 1920 तक है, उसके बाद 1920 से 1947 तक है। तो ये डिफरेंट फेजेस में ये आंदोलन हुए हैं, हमें ये तैयार करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं भारत के किन किन क्षेत्रों में हुए हैं, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में कौन से हुए हैं, पूर्वी भारत में, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में कौन कौन से हुए हैं, सेंट्रल इंडिया में कौन से हुए हैं, और वेस्ट सेंट्रल इंडिया में, पश्चिमी मध्य जो है इंडिया में कौन से हुए हैं, दक्षिण भारत में कौन से हुए हैं, उनका प्रभाव क्या हुआ, हमें ये समझना है। उसका देखना है उसके परिणाम क्या हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या हुए, ये हमें समझना है यहाँ पे। साथ ही साथ हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए, कि इन ट्राइबल रिवॉल्ट्स का हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनमें क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इनका कैरेक्टर क्या था, राइट, क्या इनकी विशेषताएं क्या थी, इनकी प्रकृति क्या थी, ये हमें तैयार करना चाहिए। उसके बाद ट्राइबल जो अपराइजिंग है कैन बी डिस्क्राइब एज द इनिशियल अपोजिशन टू द ब्रिटिश रूल व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द अवेकनिंग ऑफ द नेशनल सेंटिमेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो इनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में, ये दो जो क्वेश्चंस हैं वो उसी प्रकार के हैं और इसी प्रकार से हमको डील कर सकते हैं। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली जो एग्जाम्स में आप पाएंगे कि क्रोनोलॉजी पूछी जाती है वेरियस मूवमेंट्स की, बहुत सारे जो आंदोलन होंगे उनका ईयर क्या था, उनके नेता कौन थे, इस तरीके से प्रश्न होते हैं, उनके क्षेत्र कौन से थे और आज करंट कॉन्टेक्स्ट में कौन से स्टेट्स हैं। अगर हम उनको एक चार्ट अच्छे से तैयार कर लें तो प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो नेचर रहता है वो यहीं से रहता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि संथाल रिवॉल्ट हुआ है, उसके बाद फिर आप देखेंगे बिरसा मुंडा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे कि हम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं कि सबसे पहले भील रिवोल्ट के बारे में तैयारी करेंगे 1818 से लेकर 1831 तक। और ये जो है भील रिवोल्ट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के एरिया थे, यहाँ गोविंद गुरु जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसी तरीके से कोल रिवेलियन है जिसको बुद्धो भगत, सुरगा और सिंह राय जो है ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये 1831-32 में हुआ था क्योंकि टैक्सेशन इन पे काफी लगा दिए थे, ह्यूज अमाउंट इनको टैक्स पे करना पड़ता था और एक्सप्लोटेशन इनका होता था साहूकारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण जो रिवॉल्ट है वो संथाल रिवॉल्ट है, जो कि ठीक 1857 से ठीक पहले वाला जो रिवॉल्ट है। और ये जो रिवॉल्ट है संथाल, ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल इसका क्षेत्र है। और ये जो है यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सिद्धू कानू और चांद भैरव है, चार भाई थे जिन्होंने विद्रोह किया था। और इन्होंने कहा था कि जो ये नेतृत्व कर रहे थे इसका, यहाँ पे ये जो आंदोलन हुआ है इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब ये आंदोलन हुआ तो आंदोलन होने के बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या डिसीजंस लिए गए। तो यहाँ पे संथाल परगना डिक्लेयर किया गया और एक राजमहल का एक छोटा एरिया, राजमहल का जो एरिया है जिसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र है ये, भागलपुर से राजमहल तक। तो ये दामिनी कोह क्या है आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेजर्स क्या लिए गए, संथाल परगना बनाया गया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया, काश्तकारी अधिनियम जिसको कहते हैं। और दीकू जो लोग होते हैं, एक टर्म है जिसको हम आउटसाइडर कहते हैं, बाहरी लोग, इसके कॉन्टेक्स्ट में शब्दावली है जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। जहां तक हम बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो छोटा नागपुर एरिया जो कि झारखंड में है, यहाँ पे हुआ था ये, रांची इसका मुख्य क्षेत्र था। उसके बाद देखेंगे कि जो बिरसा मुंडा है इनको धरती आबा कहा जाता था। धरती आबा का मतलब होता है जगत पिता और धरती के पिता इस रूप में। छोटा नागपुर टेनेंसी यहाँ भी लाया गया।
देखिए यहाँ पे जो टेनेंसी एक्ट लाया गया, यहाँ पे मतलब जो संथाल विद्रोह के दौरान जो है टेनेंसी एक्ट लाया गया, और बिरसा मुंडा के समय जो टेनेंसी एक्ट लाया गया, इन दोनों का एक ही कह सकते हैं कि एक ही प्रावधान किया गया था कि कोई भी जो जमीन है वो नॉन ट्राइबल को नहीं बेची जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का यही प्रावधान था। और एक ठक्कर बापा थे, उन्होंने जो है सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है। और जो ताना भगत है, ताना भगत आंदोलन इसके 1914 में जो हुआ है, ये 1899 से लेके 1900 के बीच में हुआ है, 1855 से लेके 56 मतलब 1857 से ठीक पहले। और ये जो आंदोलन हुआ है 1914 में हुआ है, छोटा नागपुर एरिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और विद्रोह हुआ है जिसको रंपा रिबेलियन कहते हैं। झूम कल्टीवेशन पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जनरली आदिवासी लोग जो है जगह बदल बदल के खेती करते थे, उसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं, स्थानांतरित खेती। तो इस पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। और रंपा रिवोल्ट के जो विद्रोही थे उनको रामदंड कहा जाता था, रामदंडू। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नागा जो विद्रोह हुआ है ये रानी गैडेलियो के द्वारा हुआ है मणिपुर में। इसको हाइको जागडोंग इसके लीडर थे, और ये महात्मा गांधी से ज्यादा इंस्पायर थे, आपको ध्यान रखना है, गांधीयन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। उसके बाद हम देखेंगे आगे कि क्या कारण थे, ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह हुए हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स थे, क्योंकि आदिवासी लोग खुद की शराब बनाते थे, खुद के जंगलों में जाके जो जंगल के प्रोड्यूस होते हैं उनसे उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि अपने कंट्रोल में ले लिया, ताकि फिर उनके अधिकारों का हनन हुआ, वायलेशन हुआ। फिर उन्होंने यहाँ पे आंदोलन करना चालू कर दिया। 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके भी कारण, ये भी कारण था कि जिसके कारण इन लोगों ने विद्रोह किया। रेवेन्यू सिस्टम तो आप समझ सकते हैं कि हैवी टैक्सेशन था, इसके कारण भी ये भी कारण है। एक्सप्लोटेशन जमींदारों के द्वारा किया गया, साहूकारों के द्वारा किया गया, मनी लेंडर्स के द्वारा। और उसके बाद सोशल रिलीजियस इंटरफेरेंस भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज आई, उनको लगा उनके धर्म को खतरा हो रहा है। इवन यहाँ तक सोचिए कि आप उनके ऊपर नमक कर भी लगाया गया, साथ ही साथ जो शराब बनाते थे वो लोग, उस पर भी ड्यूटी लगा दी गई, बेगारी कराई गई, फोर्स लेबर कराया गया। उसके बाद कंप्लीट डिस्ट्रप्शन था, ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो ये एक संक्षेप में कुछ कारण है जिनको आप मेंस एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं या प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि 18th 19th सेंचुरी के जो आंदोलन हुए हैं और 20th सेंचुरी के जो आंदोलन हुए उनमें क्या अंतर है। तो संक्षेप में इसके अपोजिट आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो आंदोलन हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो है इन्होंने अपनाए। उसके पीछे कारण ये था कि कहीं ना कहीं गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी, तो गांधी जी का जो फिलॉसफी थी उसको अडॉप्ट कर रहे थे, इसलिए संवैधानिक शासन में बिलीव करते थे, संवैधानिक तरीकों में बिलीव करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ फंडामेंटल चेंजेस हुए उनके तरीके में, ठीक है, विद्रोह करने के तरीके में। उसके बाद गांधी फिलॉसफी में कह सकते हैं कि भरोसा करते थे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। ताना भगत आंदोलन भी इसी गांधी फिलॉसफी को लेकर चल रहा था। रंपा हो गया, नागा आंदोलन हो गया, और जो रानी गैडेलियो हैं जो मणिपुर से थी, इनका भी आंदोलन जो है उस समय हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि जब सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, तब उस समय इन्होंने जो है आंदोलन किया था 1930s के दशक में। तो इस तरीके से कुछ संक्षिप्त जानकारी जो मैंने आपको दी है, बहुत शॉर्ट में जो जानकारी दी है, ये ट्राइबल रिवोल्ट्स को कंप्लीट करती है। आप इस तरीके से पढ़ें जिससे आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में